तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पर हैं। हम जानेंगे मैग्नेटिज्म क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में एक चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ कुछ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस के बारे में जैसे सोलेनॉइड और टोरॉइड। हम गैल्वेनोमीटर की फंक्शनिंग भी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है गैल्वेनोमीटर का जिससे वो फंक्शन करता है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम जान लें कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है। कैपिटल वी मतलब वोल्टेज, स्मॉल वी मतलब वेलोसिटी। ये जो तीसरा सिंबल आपकी स्क्रीन पर है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, से न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा सिंबल है करंट का, कैपिटल आई, और स्मॉल एल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से विच इज़ द इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। स्क्रीन पर बहुत बड़ा बार मैग्नेट आपके रखा हुआ है और अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे खूबसूरत बात इसकी यह है कि इसके एंड्स पे यानी इसके पोल्स पे ये जो आयरन फिलिंग्स हमने स्प्रिंकल करी हैं ये चिपक गई हैं, ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं। आप सबको एक हिंट मालूम ही चल गई होगी कि ऐसा क्यों होता है। 10th क्लास में भी हमने आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट करा था। एक्चुअली आयरन फिलिंग्स का कंसंट्रेशन हमें यह दर्शाता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इसकी स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, धीरे धीरे करके हम इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। मैग्नेटिज्म, आखिर मैग्नेटिज्म होता क्या है पहले ये समझें। जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम मैग्नेट के आसपास लाते हैं तो वो एक तरह का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इनके इस इंटरेक्शन को, इस फिनोमिना को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। बट ये मैग्नेटिज्म होता क्यों है, आखिर क्या चीज़ है जिसके कारण मैग्नेटिज्म होता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ये है कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ द ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड मैग्नेटिज्म। यानी कि कभी भी दो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को हम करीब लाते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये भी एक तरह का फोर्स है बच्चों, जैसे एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जहाँ पर दो मास बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि 2 पॉइंट चार्जेस खुद को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। वैसे ही कुछ उसी प्रकार मैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है। हमारा पहला कंसेप्ट वीडियो आधारित है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जी हाँ, हिंट आपको यहीं पे मिल गई है कि हम अब चार्ज को मूव कराएंगे और देखेंगे कि आखिर मैग्नेटिज्म कैसे अराइज होता है। तो बच्चों 1820 में क्या हुआ, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। जो ऑर्स्टेड है हमारे साइंटिस्ट थे, वो एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट, एक डिमॉन्स्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे थे। 1820 की बात है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो कॉपर कंडक्टर के थ्रू करंट पास करवा रहे थे तो गलती से उन्होंने मैग्नेटिक कंपास वहाँ पे छोड़ दिया और डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइम पे ही उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे वो कंडक्टर के थ्रू पास होने वाले करंट को चेंज करते हैं या जब भी करंट पास होती है कंडक्टर से, पास में रखी हुई नीडल डिफ्लेक्ट करती है। तो यहीं से उनको क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो है। तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी यही हमारे पूरे मैग्नेटिज्म या बोलें कि इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से जोड़ने वाली जो पूरी थ्योरी है इसका आधार बनती है। तो इस तरीके से हमने इस्टेब्लिश करा, ऑर्स्टेड ने इस्टेब्लिश करा कि मूविंग चार्जेस जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वो अपनी लैब में गए और उन्होंने क्या किया, उस कॉपर कंडक्टर के थ्रू पास होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड को भी चेंज करा। जब उन्होंने मैग्नीट्यूड चेंज करा, मैग्नीट्यूड बढ़ाया, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। फिर घटाया तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट कम हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि
करंट की पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। जैसा ही उन्होंने ऐसा किया, डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन था वो भी चेंज हो गया मैग्नेटिक कंपास में। यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स थे, ये क्लियर कट एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे थे करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में। हमारा अगला कंसेप्ट वीडियो मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स पर आधारित है। बच्चों, ये जो बार मैग्नेट हमने बना रखा है, आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखें अगर, तो जो मैंने पहली पिक्चर आपको दिखाई थी, जहाँ पर एक बार मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग्स हमने स्कैटर कर दी थी और पोल्स के आसपास जो आयरन फिलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी। कुछ उसी बात का इंडिकेशन हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिजिकल लाइंस तो होती नहीं है लाइक कि आप इनको टच कर सकें, आप बस इनका प्रेजेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी दूसरे मैग्नेटिक डिवाइस या ऑब्जेक्ट के आसपास रखने पर। आउटसाइड द बार मैग्नेट इनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स, मतलब ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं और सबसे ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन पोल्स के आसपास ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन बच्चों इस बात का इंडिकेटर है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैंने 2 बार इसका नाम ले लिया लेकिन इसके बारे में कुछ बताया नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट जस्ट एन आर्टिफैक्ट बट हैज़ अ फिजिकल रोल। मतलब ये कोई ऐसे मानव द्वारा कृत्रिम बनाई हुई चीज़ नहीं है जिसको आप टच कर लो, जिसको आप पकड़ लो। इसका प्रेजेंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। फैराडे और मैक्सवेल जो 2 साइंटिस्ट थे, एक्चुअल में आगे जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप जानोगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस ये मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल वर्क था, जिन्होंने मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में इंटीग्रेट किया। उन्होंने अपनी इक्वेशंस प्रपोज करी और फैराडे ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है मैग्नेटिज्म के फील्ड में। तो इनके कंक्लूजन्स ये कहते हैं बच्चों कि इसका जो बिहेवियर है कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है, कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में अलग अलग सोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो उस पॉइंट पे आप उन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का सम ले सकते हैं, उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं और एक दूसरे का प्रेजेंस कभी भी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता बच्चों। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट द प्रेजेंस ऑफ वन सोर्स डजेंट अफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ अदर सोर्स। फील्ड लाइंस के बारे में एक बात जो मैं बता रहा था बच्चों, कि फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि फील्ड लाइंस जो हैं अपने आप में इस बात का इंडिकेटर हैं कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। और इंटरसेक्शन पे तो बच्चों दो डायरेक्शन मिलेंगे जो कि संभव नहीं है। फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, इस बात की चर्चा भी हमने कर ली है। तो आइए देखते हैं इस एनिमेशन के द्वारा कि जो ऑर्स्टेड ने करा था हम वही देखने वाले हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसके प्रेजेंस को हम कैसे चेक करें। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि करंट फ्लो कर रही है और जैसे ही इन्होंने कंपास अलग अलग लोकेशन में, अब इन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, बट अलग अलग लोकेशंस में भी कंपास नीडल जो है वो खुद को एडजस्ट कर रही है, जबकि करंट के एब्सेंस में कंपास नीडल खुद को एडजस्ट नहीं कर रही है। लेफ्ट साइड में आप इसका टॉप व्यू देख सकते हैं। एक बार फिर से एनिमेशन को देखेंगे बच्चों। करंट जब ऊपर की ओर जा रही है, बाहर जा रही है प्लेन के, तो कैसे नीडल खुद को अरेंज कर रही है। अब हमने करंट का डायरेक्शन जस्ट पलट दिया, तो तब देखिए बच्चों की नीडल किस तरीके से खुद को एडजस्ट कर रही है। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है कंडक्टर में, तो नीडल कभी भी अलग अलग लोकेशंस पे खुद को एडजस्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से करंट के प्रेजेंस में नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, वो खुद को एक कर्वेचर के अलोंग, एक कर्वेचर बोले तो एक पाथ के अलोंग खुद को एडजस्ट कर रही है।
यानी कि यह इस बात का इंडिकेटर है कि उस पाथ के अलोंग वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रही होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास आप कंपास नीडल रखेंगे वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, या यूं कहें साधारण भाषा में कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास के क्षेत्र में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे निर्धारित करी जाए बच्चों? आप क्या करें, आप अपने राइट हैंड, इसे हम राइट हैंड क्लोज राइट हैंड रूल भी कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। आप करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड कर लें। रियलिटी में होल्ड मत करना बच्चों, करंट लग सकता है। कहने का मतलब, आप इमेजिन करें कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर होल्ड कर रखा है, तो आप अपने थंब को करंट के फ्लो की डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट आउट करें, तो जो आपके राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटर्मिन्ड बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करेंगे सच दैट आवर थंब इंडिकेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट and the curl of our fingers indicate the direction of magnetic field produced by the conductor। इसे अच्छे से समझ लेंगे बच्चों, इसका बहुत एप्लीकेशन है और ये बेसिक कंसेप्ट आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। जब मैं सर्कुलर लूप पूछूंगा, टोरॉइड या सोलेनॉइड के बारे में पूछूंगा, किसी उटपटांग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पूछ दूं, तो भी आप क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को तोड़ करके आप वहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो लॉरेंज फोर्स पर आधारित है। तो बच्चों अगर किसी भी चार्ज को हम v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b हो और चार्ज का मैग्नीट्यूड q हो, तो बच्चों एक बात तो पहले आप ये समझें कि चार्ज जब भी मूव करता है टाइम के साथ तो डेफिनेटली एक करंट जनरेट होती है। चार्जेस के मूवमेंट को ही तो अपन करंट बोलते हैं बच्चों। तो जहाँ पे करंट होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और इसी इंटरेक्शन की वजह से आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर विच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। यहाँ पर ध्यान दें अगर आप, तो V क्रॉस B दे रखा है आपको। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो इसकी वैल्यू होगी Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा, वेयर इज थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल को वो फोर्स वेक्टर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जी हाँ बच्चों, चूंकि ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है तो दिस फोर्स हैज टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि अगर हम बोलें कि एक्स वाई प्लेन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही अगर एक्स वाई प्लेन में हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग होगा। F रिप्रेजेंट करता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स को, Q चार्ज को, V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड को। ये हम चर्चा कर चुके हैं। किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है बच्चों? फॉर्मूले से ही पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये चार्ज की वैल्यू, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो V की वैल्यू 0 और अल्टीमेटली फोर्स की भी वैल्यू 0 होगी।
तीसरा फैक्टर ये है बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन। अगर ये गलती से भी 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का पैरेलल और एंटी पैरेलल होना 0 फोर्स में रिजल्ट करता है। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अब अगर आप देखें तो राइट हैंड कर्ल रूल से भी आप वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी इंडेक्स फिंगर को वेक्टर प्रोडक्ट के पहले वेरिएबल के अलोंग रखें और आप उसको अपने मिडिल फिंगर के अलोंग कर्ल करें, जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब, अब चूंकि थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को, तो दैट फोर्स हैज़ टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो इस तरीके से ये ऑल 3 फैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक अच्छा तरीका है बच्चों, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर प्रोडक्ट वाला तरीका ही अपनाएं। हम यहाँ पे अगर देखें कि जैसे ही V और B पैरेलल होते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाता है और घटते घटते वो 0 हो जाता है। As the angle between velocity and magnetic field decreases, the magnitude of force F also decreases. अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैट हम पढ़ चुके हैं, हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी चार्ज को रखा जाए तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब अगर हम ऐसा इंतज़ाम करें, ऐसा अरेंजमेंट करें बच्चों कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मूव भी करा रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है हमने, साथ ही साथ हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या बच्चों कि चार्ज चूँकि मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन के कारण उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी लगेगा। यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ये दोनों ही फोर्सेस काम करेंगे। सो फोर्स F on charge Q due to electric field E and magnetic field B can be given as F is equal to Q into E vector plus V cross B vector। यानी कि V क्रॉस B वेक्टर जो होगा वो E के पैरेलल होगा। बच्चों इसी फोर्स को, ये जो नेट फोर्स लगता है आपके पार्टिकल के ऊपर, इसी को अपन लॉरेंज फोर्स कहते हैं। हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इस टॉपिक पर आधारित है। बच्चों पिछले टॉपिक में हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। बच्चों अगर वही चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर के अंदर अगर मूव करे तो क्या कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा? हम इस टॉपिक में यही एनालिसिस करने वाले हैं। स्क्रीन पर दिए गए कंडक्टर को आप ध्यान से देखें। इस कंडक्टर में जो भी करंट एस्टैब्लिश होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही होती है। If n represents the number density of electrons in the wire and q be the charge on one electron, L is the length of wire, A is the area of cross section and I be the steady current flowing in the wire and Vd be the average drift velocity of electrons। ये नोटेशंस है बच्चों, इनको ध्यान से आप अपने मन में बिठा लें और आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को डिराइव करेंगे इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के माध्यम से। तो बच्चों अगर n हमारी नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, इट इज़ द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर।
तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हों तो मैं नंबर डेंसिटी को कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँगा। कंडक्टर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब अगर मुझे टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया NLA मल्टीप्लाइड बाय Q। अब अगर मुझे फोर्स निकालना हो तो चूंकि हमने ये सीख रखा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है वो v वेलोसिटी से अगर मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस इंस्टेंट पर उस पर फोर्स लगता है Q v क्रॉस b। तो यहाँ पे जो Q है वो टोटल चार्ज है। तो अगर हम टोटल चार्ज लिख दें जिसकी वैल्यू है NLA मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय v क्रॉस b। बच्चों यहाँ पर जो v है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमको पता है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव स्टीडीली बट दे ड्रिफ्ट अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर विद द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसलिए हमने वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखी है। तो जो इस तरीके से हमने फोर्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया। अब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, ये होती है N इंटू क्यू इंटू VD। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस का हम प्रयोग करेंगे आगे के एनालिसिस में। हमने N इंटू क्यू इंटू VD सेपरेट कर लिया, L और A को बाहर निकाल दिया। अब NQVD तो करंट डेंसिटी होता है। करंट डेंसिटी को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल स्टीडी करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वो मिल जाएगा। तो इस एनालिसिस के बाद बच्चों आई हमने सेपरेट कर लिया और ये जो L वेक्टर है L वेक्टर को B से मल्टीप्लाई कर दिया। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये L वेक्टर कहाँ से आया? L तो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। बच्चों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ कंडक्टर के ही बराबर है, बट इसकी जो दिशा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें करंट की डायरेक्शन से मिलती है। तो फाइनली हमारे पास ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ बच्चों, ये जो B मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे मेंशन किया है फॉर्मूले में, इट इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके इन्फ्लुएंस के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। ये करंट द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट टेस्ट की ओर। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? बेसिकली इस सवाल में बच्चों एक वायर को हमने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में मिड एयर में सस्पेंड कर रखा है कुछ अरेंजमेंट के थ्रू। अब चूंकि करंट कैरिंग वायर है, स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है। वायर की लेंथ आपको दे रखी है, इसको यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। और अगर ये मिड एयर सस्पेंडेड है तो आप ये भी समझिए कि इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। कोई तो फोर्स है जो इसके वेट को कैंसिल आउट कर रहा है। इतनी हिंट देने के बाद मैं चाहूँगा आप स्वयं प्रयास करें। 1 मिनट का समय देता हूँ आपको। बच्चों सिचुएशन को विजुलाइज करने का प्रयास करिए। हमने इस वायर को मिड एयर सस्पेंड करा है और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। अगर हम इस वर्टिकल प्लेन में स्क्रीन में अगर हम इमेजिन करें तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन को भेदता हुआ अंदर जाता होगा। ये जो क्रॉस सिंबल है बच्चों, ये गोइंग इनटू द प्लेन का सिंबल है और स्क्रीन के प्लेन पे हमने लेट अस सपोज अपने कंडक्टर को सस्पेंड कर रखा है। तो जैसा हमने बताया कि एल वेक्टर की दिशा
करंट की दिशा के अलोंग होगी। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आई एल क्रॉस बी का, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है बच्चों वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी आपकी स्क्रीन में ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और रॉड के ऊपर बेसिकली दो फोर्स लग रहे होंगे, एक उसके मास के कारण उसका वेट लग रहा होगा जो कि डाउनवर्ड होगा स्क्रीन पर नीचे जाता हुआ, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण इस करंट कैरिंग पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स। अब अगर ये मिड एयर सस्पेंडेड है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसके वेट को कैंसिल आउट कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी आई एल बी साइन थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज इक्वल टू आई एल बी। सो वी विल बैलेंस दिस फोर्स विथ एम जी। अल्टीमेटली सॉल्व करने पे वैल्यू आती है बच्चों 0.65 टेस्ला।